श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन O2 का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें विभिन्न क्रियाओं के संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त उपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसीलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन ब्रीथिंग, सामान्यतः श्वसन रिस्पायरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने से रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम सांस कैसे लेते हैं। इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। श्वसन के अंग प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रिया विधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलिटेरेटा, चपटे, क्रीम आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नालिकाओं का एक जाल श्वसन नालिकाएं होता है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली फुफ्फुस फेफड़े द्वारा होता है। कशेरुकी में मछलियां क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबियंस उभयचर सरीसृप पंछी और स्तनधारी फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में यह एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र हमारे एक जोड़ी बाह्य नसा द्वार होते हैं, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नसा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नसा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वसन नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपस्थिल पल के फ्लैप कंठस्थ इपिगोलिटिस से ढकी जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वसन नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं और प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती हैं। श्वासनली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वासनली एवं प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपस्थिल वलयों से अलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वहिकायित थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती हैं, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। श्वसनीय श्वसनिकाओं और कूपिकाओं में शाखित जल फेफड़े लंग्स की रचना होती है। चित्र 17.1 हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसा वर्ण पेल्यूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुसा वर्णीय द्रव भरा होता है। यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुसा वर्णीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहता है, जबकि अतिरिक्त फुफ्फुसा वर्णीय झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नसारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नालिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई एक रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का
CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड, आधार भाग में अवरोधी, पार्श्व में फसलियों और नीचे से गुंबदाकार डायाफ्राम द्वारा बनता है। पक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों फुसफुसी की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। कंठ अच्छद, कंठ अपूर्ण उपास्थीमय वलय, श्वसनली, श्वसनी, फसली का काट, आखिरी छोर फेफड़े और डायाफ्राम और फुफ्फुसावरणीय झिल्ली, कूपिका और फुफ्फुसावरणीय द्रव और श्वसनी। मानव श्वसन तंत्र की आरेखीय दृश्य साथ ही बाएं फेफड़े का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। श्वसन या फुसफुसीय संवातन, जिसमें वायुमंडल वायु अंदर खींचा जाता है और CO2 से भरपूर कूपिकाएं की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, अभिगमन, रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण, अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 श्वसन में बताया गया है। श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुसफुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतर फुसफुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों को दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब अंतर फुसफुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशीय समूह फसली के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरशुक इंटरकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्रपश्च अक्ष एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरपरशुक पेशियों का संकुचन फसलियों और उरोस्थियों को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष ड्रसो वेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुसफुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुसफुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिसके बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः श्वसन की क्रिया होती है। चित्र 17.2 और डायाफ्राम और अंतर परशुक पेशियों का शिथिलन, रिलैक्सन, डायाफ्राम और उरोस्थी को उनके सामान्य स्थानों पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुसफुसी आयतन भी घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर फुसफुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। चित्र 17.2 ब में हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से की जा सकती है, जो फुसफुसीय कार्यकलापों की नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होती है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, ज्वरीय आयतन, ट्राइडल वॉल्यूम TV, सामान्यतः श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतः श्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वासित निश्वासित कर सकता है। चित्र 17.2 अ वाले में अंतः श्वसन, ब वाले में निश्वसन दर्शाए हुए श्वसन की क्रियाविधि। वायु का फेफड़ों में प्रवेश, वक्ष के आयतन में वृद्धि, फसलियों और उरोस्थी का
फैलना, फसली पिंजर संकुचित होता हुआ डायाफ्राम, वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, पसलियों और उरोस्थित मूल स्थल पर वापस लौटना, वक्ष के आयतन में कमी, डायाफ्राम शिथिलन एवं अर्चड ऊपरी गमन ब वाले में दिखाई गई है। अंतर श्वसन सुरक्षा आयतन इन रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। वायु आयतन वह अतिरिक्त मात्रा है जो व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है। वह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होती है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सप्लेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। वायु आयतन वह आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिली से 1100 मिली होती है। अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम RV। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसतन 1100 मिली से 1200 मिली होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुसफुसी क्षमताएं, फुसफुसी उद्धारिताएं निकाली जा सकती हैं, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतः श्वसन क्षमता इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC सामान्यतः निःश्वासन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। इसमें ज्वरीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। TB + IRV निःश्वासन क्षमता एक्सप्लेरेटरी कैपेसिटी EC सामान्यतः अंतः श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है। इसमें ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। TB + ERV क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ERC सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ERV + RV जैव क्षमता विजुअल कैपेसिटी VC बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। इसमें ERV, TB और IRV सम्मिलित हैं। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC बलपूर्वक शोषण के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थिति वायु की कुल मात्रा। इसमें RV, ERV, TB और IRV सम्मिलित होते हैं। यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC + RV। गैसों का विनिमय कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थानों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब तथा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। अंतः श्वसित वायु निःश्वासित वायु कूपिका PO2 = 104 mmHg, PCO2 = 40 mmHg, CO2 और O2 वायु कूपिका फुसफुसियां धमनी CO2 O2 फुसफुसियां शिरा सिस्टमेटिक शिरा B ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए सिस्टोमेटिक धमनी ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए CO2 O2 PO2 = 40 mmHg, PCO2 = 45 mmHg, शारीरिक ऊतक CO2 और O2 PO2 = 95 mmHg, PCO2 = 40 mmHg। वायु कूपिकाएं एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्र है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैसों की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु तथा दोनों विसरण स्थानों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 17.1 और 17.3 में दर्शाए गए। सारणी में दिए गए आंकड़ों स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की वातावरण में
वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव mmHg में श्वसन O2 CO2 वातावरणीय वायु 159 0.3 वायु कूपिका 104 40 अनाक्सीकृत रक्त 40 45 ऑक्सीकृत रक्त 95 40 उत्तक 40 45 घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतःविसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिकाएं मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। चित्र 17.4 यथा कूपिकाओं की पतली सिलिका उपकला सिल्की एपिथीलियम कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारीय तत्व जो कि पतली आधारीय छिलिका की बनी होती है तथा सहायक सल्की उपकला आधारीय छिलिका और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एक एकल परत द्वारा घिरी रहती हैं। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसीलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 की कूपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। चित्र 17.4 एक फुस्फुसीय वाहिका की एक वायु कूपिका की अनुप्रस्थ काट लाल रक्त कोशिकाओं की अंतःकला रक्त वाहिका कूपिका भित्ति की सल की उपकला वायु आधारीय तत्व। चित्र 17.4 गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 और CO2 के परिवहन के माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है और 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगामित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था होता है। ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रक्त लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग की लौह युक्त वणक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणित रेयरेंसोबिल ढंग से बांधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्त को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजक वक्र डिसोसिएशन कर्व कहते हैं जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधनों को प्रभावित करने वाले PCO2 H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। चित्र 17.5 कूपिकाओं में जहां उच्च PO2 निम्न PCO2 कम H+ सांद्रता और चित्र 17.5 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन 20 40 60 80 और 100 20 40 80 60 80 और 100 ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत बढ़ता हुआ लाल ग्राफ दिखाया गया है। सांद्रता और निम्न ताप क्रम होता है। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं जबकि ऊतकों में निम्न PO2 उच्च PCO2 उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बांधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 मिली ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति में ऊतकों को लगभग 5 मिली O2 प्रदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बमिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता बंधन CO2 के आंशिक दबाव से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है जबकि कूपिका में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है कार्बमिनी हीमोग्लोबिन से
CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बाधित CO2 कूपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेट की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं दोनों दिशाओं में सुगम होती हैं। CO2 प्लस H2O कार्बनिक एनहाइड्राइड से H2CO3 बनता है, फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेट से HCO3 माइनस H प्लस निकाल देता है। ऊतकों में अपचयन के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विसरित होती है और HCO3 और H प्लस बनाती है। कूपिकाओं में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इसी तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित ट्रैपेड और कूपिकाओं तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। चित्र 17.4 प्रति 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिकाओं में लगभग CO2 की 4 मिली मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होती है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पास पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचन पिनोमोटॉक्सी केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयंत्र सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंत श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केमिसेंसिटिव लय केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप एरोट्रिक आर्च और ग्रीवा धमनी कार्टोटिड एरेटरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H प्लस सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक केंद्र दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दमा, अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ ब्रोंचिटिस, यह श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी आती है। वात स्फीति और एम्फाइसीमा, यह चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपाइशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई, पिसाई या तोड़न का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालिक प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशमयता, रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुख्य आवरण का प्रयोग करना चाहिए। सारांश, कोशिकाएं अपाचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित है, और जिनमें हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है, जिसके अंतर्गत 2 फेफड़े और इनमें से जुड़े वायु मार्ग। श्वसन का पहला चरण श्वासन है, जिसमें वायुमंडलीय वायु कूपिकाओं में लाई जाती हैं। अंतः श्वसन और कूपिकाओं से वायु बाहर निकाला जाता है, निःश्वसन। ऑक्सीजन रहित रक्त और कूपिकाओं के बीच O2 और CO2 का विनिमय इन गैसों
का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय और कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, कोशिकीय श्वसन अन्य सम्मिलित चरण हैं। अंतः श्वसन और निश्वसन के लिए वायुमंडल और कोशिकाओं के बीच सब विशिष्ट अंतरपार्श्वक पेशियों इंटरकोस्टल और डायाफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है। इन क्रियाओं से सम्मिलित वायु के विभिन्न आयतन के स्पाइरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, जिनका चिकित्सा व नैदानिक महत्व है। कुपिका एवं ऊतकों में CO2 और O2 का विनिमय विसरण द्वारा होता है। विसरण दर O2 और CO2 PCO2 के आंशिक दाब प्रवणता, उनकी घुलनशीलता और विसरण सतह की मोटाई पर निर्भर है। ये कारक हमारे शरीर में कुपिकाओं से ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजनित रक्त में तथा रक्त से ऊतकों में विसरण सुगमता बनाते हैं। ये कारक CO2 के अर्थात ऊतकों से कोशिकाओं में विसरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कोशिका में जहाँ PO2 अधिक रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाती है तथा ऊतकों में जहाँ PO2 कम, PO2 एवं H+ की सांद्रता अधिक होती है, सरलता से वियोजित हो जाती है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट HCO2 के रूप में होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोनिक हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। ऊतकों में PCO2 उच्च और PO2 निम्न होता है, वहाँ यह रक्त से युग्मित होती हैं, जबकि कुपिका में जहाँ PCO2 और निम्न PO2 उच्च होता रहता है, यह रक्त से निष्कासित हो जाती हैं। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र स्थित श्वसन अनुचन श्वास प्रभावी न्यूमोटैक्सिस केंद्र तथा एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकते हैं।